नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कई डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं और शेयर बाजार में भी हमने गिरावट देखी है। विदेशी निवेशक तेजी से पैसा लगा निकाल रहे हैं भारतीय शेयर बाजार से। इसके साथ हमने देखा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और पूर्व आईएमएफ चीफ डिप्टी मैनेजर हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने भी ट्रिपल वार्निंग दी है। उनका कहना है कि क्रूड ऑयल आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, रुपए में और गिरावट आ सकती है। हाल के वक्त में हमने रुपए में बड़ी गिरावट देखी है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं शो पर। हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। नमस्कार सौरभ, आपको और बिस्तक के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन है। सर, ये जो खबरें आ रही इकोनॉमी को लेकर डराने वाली, जैसे अभी मैंने बात भी की गीता गोपीनाथ, जिन्होंने भी ट्रिपल वार्निंग दे दी अर्थव्यवस्था पे, कह रही थी क्रूड ऑयल जो है $140 प्रति बैरल तक जा सकता है, रुपए में और गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ एक यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने रिपोर्ट भी जारी की जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई, इसे 6.4 बेसिस माफ के 6.4% कर दिया गया। तो सर, आप कैसी नजर आ रही है आपको अर्थव्यवस्था कैसी, ये जो बातें आ रही हैं पैनिक वाली, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सिचुएशन बहुत अनसर्टेन टेरिटरी में है, जिसको हम अनिश्चितता का माहौल है, ये तो आप जानते ही हैं। जी। आप स्वयं एक बिजनेस चैनल हैं और अनसर्टेनिटी किसी भी पॉलिसी मेकिंग प्रक्रिया में, मार्केट में, कहीं भी अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं होती। खराब खबर भी इतनी बुरी नहीं होती है जी। जितनी अनिश्चितता जो है वो बुरी होती है। तो पहली बात तो जो गीता गोपीनाथ जी ने कहा या और भी एजेंसीज ने कहा कि क्रूड ऑयल वहां तक चला जाएगा, जी। ये तो सब डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कब तक बंद रहेगी, कब तक इनका दिमाग जो है वो घुमा रहता है। और यूरेनियम वो मांग रहे हैं, यूरेनियम ईरान ने साफ देने को मना कर दिया है। तो अब जी। डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में बॉल है कि वो अटैक करना है या यहाँ से वापस मुड़ना है। जो भी करना कराना है वो उनको करना है। तो ये सच है कि हर सौरभ, हर बीतता हुआ दिन वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत टफ होता जा रहा है। जी। आपने आज भी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में तीसरी बार 10 दिन के अंदर बढ़ोतरी देखी। जी। और ये पेट्रोल डीजल की प्राइस बिल्कुल बढ़ती हुई, हमारा 87-88% हमारा क्रूड का रिक्वायरमेंट विदेश से इंपोर्ट होता है, जी। जिससे रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है। आरबीआई ने इंटरवीन किया है। आरबीआई ने इंटरवीन किया, जिससे रुपया 97 से घट के थोड़ा 96 से नीचे आया है। जी। पर इस समय आरबीआई भी ज्यादा इंटरवीन करता है, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो इस समय बहुत प्रेशस है वो खर्च होता है। आप रुपी डॉलर स्वैप जब करते हैं जी। और प्रधानमंत्री जी की वो 7 अपील फिर याद आ जाती है कि क्या हमें सिर्फ रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करना चाहिए, क्योंकि उसको जी। अपने भंडार से निकाल के रुपी स्वैप करना पड़ता है। तो अगर रुपया यहाँ से और कमजोर होता है और क्रूड ऑयल, या मैं ये कहूँ क्रूड ऑयल बढ़ता है, तो रुपए पे प्रेशर बना रहेगा। जी। तो परिस्थिति वाकई यहाँ से और भी कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ये जो आपको पेट्रोल डीजल के दाम है, ये और भी बढ़ते दिख सकते हैं। हालांकि सौरभ, इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ये जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने वाली प्रक्रिया करी गई है, जी। ये मुझे कुछ बहुत जम नहीं रही है, क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकली आप बार बार उनको याद दिलाते हैं कि महंगाई आएगी, बार बार रेट बढ़ रहे हैं। कोई भी अपने घर की प्लानिंग भी स्थिरता से नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आप करते हैं कि मेरा पेट्रोल डीजल का खर्चा इतना है, तो वो फिर एस्टिमेट सारा बिगड़ जाता है, क्योंकि एक और नई 4 दिन बाद बढ़ोतरी आ जाती है। जी। तो मुझे लगता है ये बार बार करना शायद एक स्ट्रैटेजी होगी ओएमसी की, भारत सरकार की, उनके साथ मिलके। परंतु फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और होम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लोगों के जो घर की अपनी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका सारा एस्टिमेट बार बार बिगड़ता है और बार बार बिगड़ने से गड़बड़ होता है। जी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, चर्चा नहीं होगी, कि जब बार बार हम बढ़ाते हैं, जी। तो इससे एक बार बढ़ाना और बार बार बढ़ाना, इसमें तुलना है सारी, क्योंकि अंडर रिकवरी अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की लगभग 700 करोड़, 650 700 करोड़ के आसपास की पर डे की अभी भी है। जी। अब उनको तो रिकवर करना है, सूनर और लेटर उन्होंने रिकवर करना है। तो एक साथ कुछ बढ़ा दिया जाए, ये 5 रुपए अभी तक लगभग लगभग 5 रुपए बढ़ चुके हैं। अगर ये 5 रुपए एक साथ बढ़ा दिए जाते, तो मुझे लगता है जो महंगाई जिस तरीके से सीपेज करती है, और इसके लिए बड़ा अच्छा मेरे पास एक बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कि जब तेज बारिश की जो सीपेज होती है दीवारों में, वो उतनी नहीं होती जब धीरे धीरे करके रिमझिम रिमझिम बारिश होती है ना। जी। जी। तो आप कभी पूछेगा किसी सिविल इंजीनियर से, जी। वो ज्यादा सीपेज करती है।
आप अगर मेरी बात सुने, कि जो जी हल्की बारिश ज्यादा सीपेज कर जाती है, तेज बारिश इतनी सीपेज नहीं करती है। तो मुझे लगता है कहीं इस 5 रुपए को या तो एक ही बार बढ़ा देना चाहिए था, धीरे धीरे करके जो बढ़ाना है। और अभी ये भी नहीं पता सौरभ कि अभी और भी ऐसी छोटी बढ़ोतरी आने वाली है कि नहीं आने वाली, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल यहाँ से और ऊपर जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे हैं जी जी कि या तो मान जाओ ये भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। वैसे तो चल रहा है कि बार बार धमकी देते हैं, अब 2 दिन में 2 दिन और टाल दिया, फिर दे दिया, फिर टाल दिया, खुद ही देते हैं, खुद ही टालते हैं, खुद ही देते हैं। और जी ना जाने पिछले पिछले अगर आप 75-80 दिन लें, तो ना जाने कितनी बार ये हो चुका है। और इस टाइम काइनेटिक लड़ाई तो नहीं चल रही है, इस टाइम सीज फायर है, इसराइल लेबनान का चल रहा है। पर ईरान में और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एक्सेप्ट एक दो इंसिडेंट कुछ दिन पहले यूएई सऊदी अरेबिया में होते, उसको हम छोड़ दें, तो नो काइनेटिक वॉर इज गोइंग ऑन, मतलब कोई एक्टिव लड़ाई नहीं चल रही है। परंतु मुझे लगता है अब ये मिलिट्री वॉर से हटके, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अमेरिका ने नाकेबंदी, नेवल ब्लॉकेज की हुई है, जी ये एक इकोनॉमिक वॉर में बदल गया है। तो ये इकोनॉमिक वॉर दुनिया की इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और ये लड़ाई अब आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। अभी तक किचन में पहुंची थी, अब आपकी सीधी जेब में पहुंच गई है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, खासकर डीजल के बढ़ने का, दो चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है सौरभ। जी एक तो रुपए का गिरना, क्योंकि जी जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा सामान चाइना से ही हमारा $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। जी इतना सामान आता है, तो कुछ इंडस्ट्री तो 3 तरीके से प्रभावित कर रहा है ये जो इंपोर्ट का, रुपए का भारी होना, कमजोर होना। एक तो जो फिनिश गुड्स आते हैं यहाँ पर, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। जो रॉ मटेरियल आता है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वहां ये इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है उनकी। तो आपको कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अगली बार और प्रेशर में दिखाई देंगे। तीसरा और आखिरी जो कम लोग जानते हैं, कि जिन जो इंडस्ट्री डायरेक्टली इंपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं भी है, जी वो भी क्योंकि सारी इंडस्ट्री एंटवाइंड होती है, एक दूसरे से गुथी होती है, एक से एक दूसरे का वेंडर होता है, कस्टमर होता है। जी तो ये भी पास ऑन हो रहा है, जो इनपुट कॉस्ट है वो आगे वेंडर्स को, जो लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करते, उन लोगों को ये पास ऑन धीरे धीरे हो रही है। तो जी महंगाई उन लोगों के लिए भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और अल्टीमेटली ये कंज्यूमर के पास आ रही है। सब्जी हो गई, फल हो गए, ग्रोसरीज हो गई, खाने पीने की और चीजें हो गई हैं, कंज्यूमेबल्स हो गए हैं, वाइट गुड, जो भी चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है जी वो बढ़ रही है। तो मुझे लगा एक तरफ रुपया कमजोर परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ एनर्जी रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है, जी जहां जहां एनर्जी का प्रयोग होता है सौरभ, जी वो सारी चीजें अब इम्पैक्ट होने लगी हैं। और उसमें तो एज सिंपल एज दैट, आप मिनरल वाटर पीते हैं, उसकी जो बॉटल होती है पॉलीमर जिसमें पैक किया जाता है, प्लास्टिक, वो उसकी भी बढ़ रही है। कांच की जिन बोतलों में, कांच की बोतल में सामान पैक किया जाता है, वो भी बढ़ रहा है। जी तो मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे वो जो सीपेज जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जी वो सीपेज धीरे धीरे अब पूरी अर्थव्यवस्था में आ रही है। तो और हर बीतता हुआ दिन, आपको पता है सीपेज भी जब होती है, तो जैसे जैसे अगर उसको रोका ना जाए, तो जैसे जैसे समय बीतता है, वो पूरी दीवारों को, सीलिंग को, जहां भी सीपेज आ रही है, आपके बाथरूम में आती है। इसका बड़ा अच्छा मैंने ये एग्जांपल निकाला है। आप जो लोग सीपेज से परेशान है, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि शायद इंडिया में कोई घर होगा जहाँ कभी ना कभी कोई सीलन ना आई हो, उसको सीलन कहते हैं आम भाषा में। आपके बाथरूम्स में, आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं कोने से एक छोटी सी सीलन शुरू हो जाती है। तो ये इन्फ्लेशन सीलन की तरह, मैंने इसको सौरभ नया नाम दिया, ये सीलन का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जी मैंने इसको इकोनॉमिक कोविड बोला है। दिस इज लाइक आर्थिक कोरोना, क्योंकि कोरोना जिस तरह इन्फेक्शन की तरह फैलता है सारे में धीरे धीरे, और लोगों को घर बैठा दिया था। प्रधानमंत्री जी की अपील भी, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, जी कुछ कुछ वही वही आपको, तो एक इकोनॉमिक कोरोना ऐसा लग रहा है, इकोनॉमिक कोविड धीरे धीरे ये आ रहा है। तो इसको इसको रोकना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में बोलते हैं, दिस इज ओनली एज मच दैट द गवर्नमेंट कैन डू, मतलब गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद जी ऐसा लग रहा है कि अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है। जी और मुझे ये लगता है कि यहाँ एक दो कदम उठाए जा सकते हैं, जो मैं आपके शो के माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा। आई वॉन्ट योर शो टू बी कंस्ट्रक्टिव, कि बिल्कुल खाली हम, क्योंकि ये तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, राजनीतिक स्तर पे भी बात हो रही है, इकोनॉमिक एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं, मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ। जी तो इसका कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैं दो मोर्चों पर देना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल पहला सजेशन मैं देना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी, वो फॉरेन एक्सचेंज, उसमें कॉमन थ्रेड था। जी जितनी भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत करिए, रिफाइंड एडिबल ऑयल्स कम इंपोर्ट करिए, फर्टिलाइजर कम इंपोर्ट करिए, गैर जरूरी यात्रा मत करिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। आपने देखा उन सारी चीजों में जो एक सूत्र था, वो था फॉरेन एक्सचेंज को बचाना।
जी। क्योंकि $700 बिलियन हमारे नॉर्मल परिस्थिति में 11 महीने के इंपोर्ट के लिए काफी होते हैं। परंतु अब जब आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है क्रूड ऑयल की वजह से, जो 60-65 डॉलर का ले रहे थे अब हमें $110 के आसपास देने पड़ रहे हैं, ऊपर नीचे भी हो रहा है, वो अब 6-7 महीने में खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और ये अपील करनी पड़ी। जी। तो मुझे लगता है फॉरेन एक्सचेंज को और लाने के लिए देश में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, जो $140 बिलियन के करीब हमें विदेश से आता था, उसमें मिडिल ईस्ट से बहुत सारा आता था। जी। जी। 1 करोड़ आदमी मिडिल ईस्ट में सेटल्ड है, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, इन जगहों पर, ओमान, बहुत लोग इसमें सेटल्ड है। तो उनकी नौकरियां कुछ की गई हैं, कुछ लोग घर बैठे हैं, कमाई बंद है टेम्परेरली, उनको उनको एक तरह से सबवेंशन में डाल दिया गया, कुछ टाइम के लिए आप रुके रहो, पता नहीं यहाँ रोज बम गिरने का खतरा है, कंपनी जी। बिजनेस डाउन हुआ है, तो उसमें कमी आई है। इधर इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं लगातार। तो मैं सुझाव ये देना चाहता था कि इस समय भारत सरकार को एनआरआई बॉन्ड्स निकालने चाहिए। एनआरआई का ये डिपॉजिट अगर यहाँ पर आएगा तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 50 से 100 बिलियन डॉलर तक अगर हम ऐसी कोई स्कीम इमीडिएटली निकाल देते हैं तो ये भारत में आ सकता है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लोज को बढ़ाएगा, रुपए को भी स्टेबलाइज करेगा और जी। फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव जो मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, एफआईआई और एफपीआई, उन्होंने लगातार पैसा निकाला, आपने देखा इस साल ही 2 लाख करोड़ से ऊपर निकाल चुके हैं। जी। वो भी बहुत बड़ा रीजन है रुपए के ऊपर प्रेशर बनने का। तो एनआरआई, सॉरी, एफआईआई और एफपीआई का जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें इस समय अगर रिफॉर्म करके उनके कैपिटल गेन को माफ कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, जी। तो मुझे लगता है दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इनफ्लोस। उससे हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट फिर एक बार अट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि जी। जो वो ले जाते हैं वो नेट ऑफ टैक्स रिटर्न देखते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए उस टैक्स को फोरगो कर देते हैं, जो जी। एनआरआई यहाँ से स्टॉक मार्केट से, तो मुझे लग रहा है ये आउटफ्लो तो कुछ तो निकालेंगे बेच के, पर नया आना शुरू हो जाएगा, इस उम्मीद में कि 2-3 साल के लिए हमें, हमारे लिए जी। ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया है। तो ये एक दो बड़े कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं जो मैं, आप आई एम श्योर बिस्तक को बहुत लोग देखते हैं, जी। 2 मिलियन से भी ज्यादा आपके आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इसके अलावा भी लाखों लोग इसको देखते हैं। और आई एम श्योर जी। पावर कॉरिडोर्स में, वित्त मंत्रालय में, अन्य मिनिस्ट्री में भी आपके जरूर फैंस होंगे जो देखते होंगे। तो अगर मेरी आवाज और आपका डिस्कशन वहां तक पहुंच रहा है, तो ये दो सुझाव मैं देना चाहूंगा। हमेशा के लिए नहीं है, आप 4-5 साल के लिए एफपीआई और एफआईआई के लिए एक टैक्स एग्जेम्पशन ले आइए, और जी। एनआरआई बॉन्ड्स भी आप 3 से 5 साल के लिए, या एनआरआई डिपॉजिट्स पे भारत में उसको आरबीआई रेट बढ़ा दे, उनको 8-9% आप दीजिए। ऐसा इंटरेस्ट रेट उनको किसी देश में नहीं मिलेगा जहाँ, और एक उनका अपना देश होगा, ये अपने देश में जी। इन्वेस्ट करके वैसे ही खुश होते हैं, और इतना बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिले, और उस पर टैक्स भी मत लगाइए, आप उनको टैक्सेबल मत करिए। बिकॉज इस समय हमें फॉरेन एक्सचेंज, बजाय इसके कि हम लोगों को मना करें आप ये मत करिए वो मत करिए, जी। हम रुपए को भी स्टेप, एक तीर से दो निशाने लगेंगे। एक तो रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा जी। इनफ्लोज आने से, और दूसरा दूसरा आपका फॉरेक्स रिजर्व सुदृढ़ हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व अच्छा हो जाएगा। जिन दो फ्रंट्स पे हमको चिंता है। बाकी तीसरी चिंता है सौरभ सप्लाई साइड पे, क्योंकि जी। बहुत सारे शहरों से खबर आ रही है, पेट्रोल स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, पैनिक है, जी। रैशनिंग की जा रही है। दिल्ली वगैरह एनसीआर में तो नहीं है, पर और जगह सुनने में मुझे लग रहा है वो पैनिक बाइंग है, क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं क्या घोषणा हो जाए, एक व्यक्ति को एक हफ्ते में 5 लीटर पेट्रोल मिले या 10 लीटर, ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। उसकी वजह से लोगों को पैनिक बाइंग होती है और पेट्रोल स्टेशन पे शॉर्टेज हो जाती है। पीछे से जो टैंकर आते हैं रिफिल के, वो अपनी रफ्तार से आते हैं, पर लोग अगर ज्यादा खरीदने लग जाएंगे तो उनका स्टॉक जल्दी खत्म होता है। तो वो तो पैनिक बाइंग है, उसके लिए तो मैं, आई एम वेरी क्लियर, कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि सप्लाई हमने 40 से ज्यादा जगह जगह से, सौरभ, जी। इस समय हमने अपनी सप्लाई सुदृढ़ कर ली है। रशिया से ले रहे हैं, हम अंगोला से ले रहे हैं, हम यूएई से ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से भी ले रहे हैं, जिसके लिए मार्को रूबियो यहाँ के मार्केटिंग कर रहे हैं अपने वेनेजुएला ऑयल की। जी। तो अभी सप्लाई की इतनी टेंशन नहीं है, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और हमारी बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई वहां से आती थी, हमें हमें लंबा रूट लेना पड़ रहा है, हमारी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है, हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा आ रही है, और वेनेजुएला के ऑयल से रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, क्योंकि वेनेजुएला का ऑयल सिवाय जामनगर रिफाइनरी के और कहीं रिफाइन नहीं हो सकता है। जी। जी। तो वो ठीक है एक तरफ, तो हमें, मुझे लग रहा है प्राइसिंग ज्यादा तंग कर रही है, और प्राइसिंग तो मैं सौरभ बताना चाहूंगा अमेरिका को खुद को तंग कर रही है। जी। हाँ जी। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है इस टाइम, जी। और प्राइसिंग से वो खुद भी परेशान है। जी। दे आर देमसेल्फ, बिकॉज उनका जो गैस के प्राइसेस है वो $3 थी युद्ध से पहले, बहुत सारी स्टेट्स में 5.5-6 डॉलर पहुंच चुकी है। जी। तो अमेरिका खुद ही परेशान है प्राइसिंग से, जबकि दे आर द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। आप ये देखिए कि इतने बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं, तो प्राइसिंग से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और महंगाई को रोकने के लिए मुझे लग रहा है सौरभ, वहां भी मैं एक सुझाव देना चाहूंगा
जी कि इस महंगाई को सीपेज की तरह ज्यादा पेनिट्रेट नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए सरकार को ग्रास रूट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पर सरकार को क्रैकडाउन करना चाहिए। बहुत लोग जमाखोरी करते हैं, ब्लैक होर्डिंग शुरू कर देते हैं जो प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं उनकी, फिर उसकी और ज्यादा महंगाई बढ़ती है, जो एलपीजी सिलेंडर्स में हमने देखा। तो ब्लैक मार्केटिंग पे, होर्डिंग पे, और जो लोग बिना कारण के रेट बढ़ा रहे हैं जी उन पर ग्रास रूट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, सारी मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, फूड ग्रेन्स का देखे। मुझे लग रहा है उनके जो एक तरह से सिपाही बन जाए सारे मिनिस्ट्री के लोग, और ग्राउंड लेवल पे दुकानों पर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रखें कि बिल्कुल। और ये बड़ा आसान काम है, इसमें नहीं, आजकल एआई है, डेटा कोलेशन सिस्टम है। आप निगरानी रखें कि 15 दिन पहले ये दाल थी तो कितने की थी, 15 दिन पहले ये एसी बिक रहा था कितने का बिक रहा था, 15 दिन पहले रेफ्रिजरेटर बिक रहा था, टीवी बिक रहा था, किसने रेट बढ़ाए और क्यों रेट बढ़ाए। जी उसकी डेप्थ में जाए और उसके कंपनी मैन्युफैक्चरर से बात करे, स्टॉकिस्ट से बात करे, होलसेलर से बात करे। ऐसा तो नहीं बीच में कोई फायदा उठा रहा है, जी महंगाई महंगाई कह के सड़क के किनारे कोकोनट वाला भी महंगाई बढ़ा रहा है। कोकोनट के रेट भी, नारियल जो मिलता है 60 की जगह 70 कर दो, जिसका कोई इम्पोर्ट से लेना देना नहीं है। जी जी और दूसरा, डीजल की मार आपको कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है वहां सरकार इस समय अपने जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, बहुत सारे केपेक्स में बहुत सारा है, मुझे जी लग रहा है उसमें किसी में फिलहाल बहुत सारी लंबी लिस्ट है, 700 800 मैंने लिस्ट बनाई, 700 800 सरकार की अलग अलग स्कीम्स जहां पर खर्च पूरा चलता है। जी उसमें से कुछ एक स्कीम्स को, क्योंकि एक इमरजेंसी, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन है, तो कहावत आपने, असाधारण परिस्थिति में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। जी उनमें से कुछ स्कीम्स को रोक के, सौरभ बहुत जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जी आप अगर 40 50 हजार करोड़ निकाल कर, और आप डीजल के लिए खास कर जी अगर आप इसको सब्सिडाइज कर देते हैं, जिससे कि प्राइस इंपैक्ट लोगों तक कम से कम डीजल का ना पहुंचे, पेट्रोल का भी ना पहुंचे, पर डीजल का बहुत जरूरी है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ये 2 3 कदम अगर सरकार उठाए तो जी इस समस्या से, वरना ये क्या होगा, हर बीतता हुआ दिन यहाँ पर आपके लिए एक समस्या का सबब बनता जाएगा। हमारी लाइफ नॉर्मल है। हालांकि जब आप पेट्रोल स्टेशन जाएंगे, ग्रोसरी पे जाएंगे खरीदने सौरभ, तो आपको अपने जेब पर पिंच आता दिखेगा, आपको जेब पर चुभन होती दिखेगी जी कि पहले से ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ। पर वैसे हमारे, लेकिन बट इकोनॉमिक वॉर ऐसा होता है कि लाइफ नॉर्मल नहीं रहती है। इकोनॉमिक वॉर में वो धीरे धीरे, जैसे सीपेज मैंने बताया, जी धीरे धीरे करके आपको हिट करती है। तो सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं है सौरभ, मैं अगर कहूँ कि बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छी है। पर इसको अगर पॉलिसी मेकिंग के द्वारा कुछ असाधारण कदम अगर उठाए जाएं, जी थोड़ा सा हम फिस्कल डेफिसिट में भी कॉम्प्रोमाइज कर लें अगर, तो भी चलेगा। हमने कोविड में भी हमने फिस्कल डेफिसिट को 7 8 तक पहुंचते देखा था। तो अगर 10 20 बेसिस पॉइंट से, 30 बेसिस पॉइंट से अगर हम फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हमारे हिल जाते हैं, तो ये असाधारण परिस्थिति है। और अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक चलेगी सौरभ। सबसे बड़ी जी बात, हमें ये मालूम ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग क्या, कब संभलेगा, कब वो निर्णय लेंगे, भाई अटैक करना है नहीं करना है, आपका स्टेलमेट ये बना रहेगा नहीं बना रहेगा। ये कुछ भी परिस्थिति क्लियर नहीं है, तो इसलिए कोई भी पॉलिसी मेकिंग ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक ये इमीडिएट स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है, और दीज आर डूएबल। जस्ट दैट आई मीन द राइट मैसेज टू रीच द गवर्नमेंट कि आप क्या कर सकते। एज एन इकोनॉमिस्ट, हमने बैठ के इसका, मैं और मेरी टीम 10 लोगों की मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है, हमने बैठ के बहुत विश्लेषण किया, क्योंकि मैं लगभग 10 से 12 मीडिया इंटरेक्शन सौरभ इन दिनों में रोज के कर रहा हूँ, जी टीवी जी चैनल्स पे, आपके आज तक पे भी मैंने किया, जी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, जितने सारे नेशनल चैनल्स पे मैं बोल रहा हूँ। तो जब आप ऐसे एक्सपर्ट बैठते हैं, तो आप खाली समस्या को मैग्नीफाई करके बताना मेरा फर्ज नहीं है। वो तो दिख ही रही है, कहते हैं, कहावत होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई महंगाई है वो तो दिख रही है, जी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है वो दिख रहा है, रुपया गिर रहा है वो दिख रहा है, उसको मैं मैग्नीफाई करके, और उसमें फिर राजनीति ज्यादा होती है, ये राहुल गांधी का बयान, ये तूफान आने वाला है। तो मैं भी अगर कहूँ कि हाँ तूफान आने वाला है, तो मुझे लगता है मैं अपनी एज एन एक्सपर्ट जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जी मैंने जनता को आगाह कर दिया। मेरी जिम्मेवारी पूरी जब होती है जब मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव रोल किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्ले करूं, और मैं उनको बताऊं कि इसका हल क्या है। समस्या तो सबको पता है, जी जी समस्या का तो मेरे ख्याल अब धीरे धीरे करके सब लोग जान रहे हैं, पर हम अपने आप को हेल्पलेस ना महसूस करें, हम अपने आप को असहाय महसूस ना करें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये तो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है। माना हम 88% 87% बाहर से लेते हैं, पर फिर भी
जो मैंने कदम सुझाए हैं, मुझे लगता है वो कदम कारगर हो सकते हैं। मैं आई एम एनी अदर इकोनॉमिस्ट, मैं ज्यादातर मीडिया पे, इकोनॉमिक रिसर्च टीम है, मैं हेड करता हूँ, जी। मीडिया पे बोलता हूँ, इससे ज्यादा सरकार के साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। परंतु दिस कैन बी टेकन एज अ सजेशन। तो सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, जो आपने शुरुआत की थी कि जो धीरे धीरे रुपए बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उससे अच्छा एक बार में बढ़ा देते तो शायद उतना असर नहीं पड़ता। और जो उसका आपने एग्जाम्पल दिया सीलन वाला, वो वाकई उससे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि सीलन जो है वो हल्की हल्की जो बौछारें आती हैं उससे जो सीलन आती है वो ज्यादा नुकसान करती है। और फिर आपने जो कोविड वाली बात बताई, उसमें आपने जो एक उसका हल भी बताया कि हाँ समस्या तो सबको दिख रही है और उस पर बात हो रही है, लेकिन उसका हल क्या है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। सर एक चीज को और बात करना चाहूंगा, जो रुपए में गिरावट आ रही है हम देख रहे हैं, और अच्छी खासी गिरावट आई है इस रुपए को लेके। और इसका जो आपने विदेशी मुद्रा भंडार वाली बात की थी, रुपए को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पे झटका लगेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात की थी कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। और अभी जो आंकड़े आए हैं आरबीआई के कल, उसमें हमने देखा भी कि 8 अरब डॉलर से ज्यादा का झटका लगा भी है विदेशी मुद्रा भंडार में। सर इसमें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद अंगड़िया जी, उन्होंने आरबीआई को एक सलाह दी थी कि रुपए को गिरने देना चाहिए, उसको संभालने के लिए हम जाएंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाएगा। इस पे सर आपका क्या वो है कि क्या वाकई रुपए को गिरने देना चाहिए, क्या ये 100 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा रुपया? आपको मैं इसी से संबंधित आपकी बात का जवाब तो दूंगा ही। एक जी। बारबरा वूटन हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके में, जी। 1897 की इकोनॉमिस्ट हुई हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, बिस्तक के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को अच्छी लगेगी सुन के, कि व्हेन देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट सिटिंग देयर आर 7 ओपिनियंस। जी। जहाँ 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं, ओपिनियन वहां 7 निकल आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक दो इकोनॉमिस्ट की आपस में ओपिनियन नहीं मिलती है। जी। पनगड़िया साहब ने कहा, देखिए जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है ना, वहां पर आप करेंसी का फ्री फॉल अलाउ कर सकते हैं। चाइना और जापान ने, वहां पर येन है और वहां पर युआन है, वहां पर येन है, इन्होंने कुछ समय पहले जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था, जी। बिकॉज दे आर बोथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज। तो जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो करेंसी के वीक होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलती है। पर हम क्या है, हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है। हम एक इंपोर्ट पिछले अप्रैल का मैं अगर अगर ट्रेड डेफिसिट लूं, तो जी। 28 बिलियन डॉलर का है, सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट। 28 बिलियन डॉलर केवल अप्रैल, मतलब 28 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट ज्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया। ये बताता है सौरभ कि हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जी। तो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में जब आप रुपया फ्री फॉल होता रहेगा, तो उससे आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ता जाएगा। अगर पनगड़िया साहब की बात ठीक है, जी। तो फिर प्रधानमंत्री जी को अपील करने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपील तो विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की है। जी। तो जी। अगर हम रुपए को गिरने देंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो 2 महीने में ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो जी। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी। इनके पास फॉरेक्स रिजर्व जीरो के लगभग पहुंच चुके हैं। जी। 1990-91 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था सौरभ, जी। क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स समाप्त हो गए थे। चंद्रशेखर उस समय मुझे याद है प्रधानमंत्री होते थे, आप तो उस टाइम पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे, मैं उस टाइम था, जी। आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। जी। तो जी। हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो आप जब इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो ऐसे में रुपया फ्री फॉल आपके यहाँ महंगाई लाएगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा, आपके फॉरेक्स रिजर्व को ड्रेन आउट करेगा। अगर हम चाइना और जापान की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो ये गिरता हुआ रुपया हमारे लिए फायदा पहुंचाएगा। जैसे मैंने कहा, चाइना येन और युआन को, दोनों को अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जो लोग हमें सुन रहे हैं वो गूगल करके देखें, इनको जी। जानबूझ के डीवैल्यू किया गया, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब रुपया गिरता है। तो सिर्फ एक जी। एक्सपोर्टर्स ही है जिनको फायदा होता है सर, बाकी सभी समाज के वर्ग, बिजनेस के वर्गों को नुकसान होता है। तो पनगड़िया साहब की बात थ्योरेटिकली में भी करेक्ट है, इसको गिरने दो, ये तो एक, उन्होंने ये भी कहा दिस इज जस्ट अनदर नंबर। जी। जी। परंतु अगर अगर ये खाली नंबर होता, मैं उनको, उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं बहुत सम्मान करता हूँ अरविंद जी। पनगड़िया का, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर है। अगर रुपये फ्री फॉल होता, तो इसमें पहला मेरा सवाल है, आरबीआई इंटरव्यू क्यों कर रहा है? तो जी। उनको पनगड़िया साहब की बात माननी चाहिए आरबीआई को, पहली बात। दूसरी बात, रुपए के गिरने की वजह से हमारी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और महंगाई आ रही है, फिर वो महंगाई नहीं आनी चाहिए। जी। तो ये दो सवालों में आपके सवाल का, मेरे इन दो सवालों में आपके सवाल का जवाब निकल आता है, मैं अगर इसको ऐसे कहूँ। जी। जी। तो सर मैं मार्केट में भी आपसे बात करना चाहूंगा। शेयर मार्केट में जो है हम देख रहे हैं लगातार उतार चढ़ाव हुआ, हालांकि इससे नुकसान तो हो रहा है निवेशकों को, क्योंकि पिछले 18 महीने से हम देखें तो मार्केट चल नहीं पा रहा, और एक बड़ी विदेशी निवेशकों की हम बिकवाली देख ही रहे हैं।
अभी हमने देखा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प अपने बेटे की शादी को छोड़ के वापस लौटे हैं, तो क्या कुछ बड़ा संकेत मिल रहा है? क्या कुछ जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर एक और बड़ा झटका मार्केट में देख लेंगे? जी हाँ, बेटिसन उनकी बहू का नाम है। जी। डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर उनके बेटे का नाम है। देखिए, हमारे भारत में जैसे होता है शादी में दूर दराज के रिश्तेदार भी आते हैं, जी। पर अमेरिका में जो पारिवारिक सिस्टम है वो इस प्रकार का नहीं होता। वहां पर आपके माता पिता भी नॉर्मल गेस्ट बन के आते हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प का वहां ना जाना इज लाइक, जैसे आप कई बार आपको किसी दूर के दोस्त ने इनवाइट आया और आप किसी बिजी, आप कहेंगे मैं तो आज बिजी हो गया यार, नहीं आ पाया। जी। तो उनके यहाँ ये दूर का ही रिश्ता होता है। नाम के बेटे होते हैं। अमेरिका में फैमिली सिस्टम ऐसा नहीं होता। जैसे हमको बहुत बड़ी बात लगती है, अरे बेटा अपने बाप की शादी में नहीं, बाप अपने बेटे की शादी में नहीं गया, क्या हो गया ये, अरे कमाल हो गया, या उससे बनती नहीं है, या उससे नाराज है, उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा, वगैरह वगैरह लोगों के। बट जी। अमेरिका में ये बहुत नॉर्मल है। आप अपने माता पिता को भी, आपको मैं दिखाऊंगा, अमेरिका में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ऐसे इनवाइट भेजते हैं, मॉम एंड डैड यू आर इनवाइटेड टू माई वेडिंग, जी। इतने बजे रिसेप्शन है, इतने बजे घुड़चड़ी होगी, इतने बजे ये होगी, सब ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रम्प की बात है, उनका दिमाग का कुछ नहीं पता। आई थिंक आप मीडिया से हैं, आपको पता है, सुबह कुछ दोपहर को कुछ। तो कुछ बड़ा होने वाला है ये तो वो जानते हैं। एक रात को डिसाइड करते हैं कि कल मैं बहुत हार्ड अटैक करूंगा, जी। अगले दिन जो है सुबह उसको सऊदी अरेबिया यूएई के कहने से टाल देते हैं। 1 घंटा दूर था मैं तो अटैक करने से, बस 1 घंटा रह गया था, नहीं तो मैं कर देता। तो मेरे से मुंह से तो कई बार डोनाल्ड ट्रम्प की जगह डोनाल्ड थ्रेट निकल जाता है, जी। कि धमकियों पे धमकियां, धमकियों पे धमकियां। तो कुछ बड़ा होने वाला है या बड़ा नहीं होने वाला है, ये उस एक व्यक्ति का दिमाग बता सकता है। पर ये मुझे जरूर पता है सौरभ, अपने जी। अंतिम कमेंट में मैं कहना चाहूंगा जी। कि उनके गले की हड्डी ये युद्ध बन चुका है, ना अंदर जाने लायक है और बाहर वो निकल नहीं रहे, क्योंकि अगर वो आगे जाते हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग बुरी तरह से गिर चुकी है। और मिड टर्म जो नवंबर में है, कांग्रेस और सेनेट में इनकी मेजोरिटी जाने वाली है, और इनको डर है कि ये इम्पीच कर दिए जाएंगे। खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं कि मुझे इम्पीच किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन, इनके रिपब्लिकन्स ने अभी जो वॉर पावर एक्ट के अंदर वोटिंग हुई थी, इनके 4 लोग, इन्हीं के लोगों ने इनके अगेंस्ट वोट कर दिया था, आपको भी याद होगा। जी। जी। हालांकि इनके पास वीटो पावर है, उससे इनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वीटो पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट यूज कर सकता है। अगर उसको लड़ाई नहीं करने के लिए भी सेनेट वोट करती है तो भी वो वीटो पावर करके वोट कर सकता है। परंतु इनके अपने रिपब्लिकन्स ने दूसरी साइड जाके वोट किया। तो ना केवल अमेरिकी जनता, बल्कि इनके जो हार्ड कोर मागा के लोग हैं रिपब्लिकन्स में, वो भी इनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये युद्ध की जरूरत नहीं थी, आपने क्यों किया, आपको कोई पता। एनसीटीसी के जो कैंट, जो जिन्होंने रिजाइन किया था कुछ हफ्ते पहले, जी। उन्होंने कहा कि ईरान से कोई, वो मागा सपोर्टर थे, कि कोई रिस्क नहीं था हमें। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है इनका, उसके जो कैंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि कोई खतरा ही नहीं था हमको, आपने खामखा जाके उन पर अटैक कर दिया। क्या ध्यान भटकाने के लिए किया, एप्स्टीन की वजह से आपने किया, या टैरिफ की वजह से जो आपकी इकोनॉमी अर्थ अस्त व्यस्त हो गई थी, उसको ध्यान भटकाने के लिए किया, क्या किया। लोग बहुत बहुत बातें कर रहे हैं, लोग दुनिया भर में। जी। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प का दिमाग, तो डोनाल्ड ट्रम्प हमारे, मैंने आपके कॉलीग है रजत, जी। जी। उनको ये बात बताई हुई है कि हमने ऑफिस में, आप कभी दिखाऊंगा मैं, हमने स्क्रीन पे टीएमआई बनाई हुई है, उसको हम ट्रम्प मूड इंडेक्स कहते हैं। और बकायदा इसको हमने स्टॉक मार्केट से, इसको हमने हमने कमोडिटी मार्केट से, इसको हमने क्रूड ऑयल से रिलेट किया हुआ है, गोल्ड सिल्वर, 3 कमोडिटी से, कि इनका मूड ऊपर नीचे जाता है, और वो इंडेक्स टीएमआई ट्रम्प मूड इंडेक्स से इनका डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाया हुआ है। मार्केट्स आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं मानता हूँ सौरभ, जी। जो मैच्योर इन्वेस्टर है ना, उसको, एक मैच्योर इन्वेस्टर की लाइफ टाइम में ऐसे इवेंट्स आते हैं, ऐसे इवेंट्स, इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, एक तरह से एक किस्म का ब्लैक स्वॉन इवेंट है। जी। तो ऐसे 1-2 साल बीच में मार्केट में आएंगे, परंतु आप लॉन्ग रन में अगर मार्केट को लेते हैं, मैं मार्केट को देखता हूँ सौरभ 10-15 साल के नजरिए से। जी। क्योंकि मेरे बहुत अजीज मित्र थे, दुनिया में नहीं है, झुनझुनवाला साहब बहुत बहुत क्लोज थे मेरे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, दुनिया में नहीं है। मुझे किसी एक शख्स को मैं प्रोफेशनली मिस करता हूँ तो वो झुनझुनवाला साहब है। तो उनसे मैंने एक बात सीखी कि अगर आपने मार्केट में पैसा कमाना है तो आप लंबे वक्त का नजरिया रखिए, वरना मार्केट में मत आइए, फिर तो आप ट्रेडर हैं। और जी। ट्रेडर तो सेबी का डेटा कहता है कि 90% ट्रेडर पैसा गवा देते हैं शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। और मैं सिद्ध कर सकता हूँ इसको सौरभ, जी। जितने भी एएमसीज हैं उसमें, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने जो रिसर्च एनालिस्ट रखे हुए हैं सब एक से एक हैं। विदेश में पढ़े हुए लोग रखे हुए हैं उन्होंने, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रखे हुए हैं उन्होंने। आप क्या समझते हैं वो सब के सब गलत हैं? जब रोज डीआईआई, इनको मैं देसी बॉयज कहता हूँ, जी। जैसे जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक बेचते हैं वो खरीदते जा रहे हैं, आप जी। क्या समझते हैं कि वो लोग बिल्कुल
उनको समझ नहीं है, वो बेवकूफ है कि वो क्यों मार्केट में खरीदे जा रहे हैं। आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सौरभ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। वॉरेन बुफे से सीखे, जब सब खरीद रहे हैं आप बेचिए, जब सब बेच रहे हैं आप खरीदिए। तो जी मुझे लग रहा है ये जो 23, 23.5, 24 हजार का लेवल है निफ्टी की बात, तो हम लोग निफ्टी को ट्रैक करते हैं। सेंसेक्स मेरे लिए थोड़ी आउटडेट हो चुकी है, 30 शेयर है उसमें, पुराने मॉडल का जरा इंडाइस है। मैं निफ्टी को हम लोग बहुत क्लोजली, तो मुझे लग रहा है इस समय निफ्टी 23.5, 24 हजार के बीच में घूम रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मार्केट का नजरिया रखते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अफसोस कि उनके लिए वाकई बुरा टाइम चल रहा है। जी। तो सर हमने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत समय भी दिया, बस एक छोटा सा आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। अभी जो है ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, ये भारत की यात्रा पर पहुंचे 4 दिन की। क्या इसको आप कैसे देखें? क्या कोई अच्छा संकेत है कि जो यूएस की डील है भारत के साथ जो होने वाली, उस पर कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है? आपने मेरे दिल की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने कल शाम से, लगभग जब से लैंड किए कोलकाता में, आने वाले थे रास्ते में थे, तब से 4-5 मैं नेशनल टीवी चैनल्स पे शो कर चुका हूँ। वही मैं बात मैं आपको बताऊंगा। जी मुझे 0% उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ये जो भी यहाँ डील करेंगे, वो चाचा जी उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, पहली बात तो ये है। जी जी दूसरी बात, मेरा अमेरिका के ऊपर से अभी जो अमेरिका के ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी है, उसके ऊपर से मेरा ट्रस्ट बिल्कुल जीरो हो चुका है। इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है पिछली 2 अप्रैल के बाद से, कि मुझे अब इनकी बात पे यकीन नहीं है। और मुझे ये लगता है अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। कैसे दोस्त को दुश्मन बनाना है और दुश्मन को दोस्त बनाना है, ये कोई इनसे सीख ले। तो मार्को रूबियो मैंने एक कमेंट दिया दैट इफ ट्रम्प इज द थंडर, मार्को रूबियो इज द वेदर रिपोर्ट। इफ ट्रम्प इज द हेडलाइन, मार्को रूबियो इज द फुट नोट। नीचे लगाया जाता है ना छोटा सा। जी जी तो ये आए हैं, जयपुर जाएंगे, आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, वहां पर किले विले देखेंगे, कोलकाता जाएंगे, दिल्ली हाय हेलो, वो सब ठीक है। बट डील काहे की डील? इनको तो टैरिफ लगाने की पावर ही इनकी छीन ली है सुप्रीम कोर्ट ने। जी कौन सी डील? किस चीज की डील? पहले पहले सुप्रीम कोर्ट से तो इजाजत ले लें कि आप टैरिफ लगा सकते हैं। डील कर, आज तक जो डील करी थी वो कहाँ गई सारी? मुझे जी जवाब दीजिए आप। सारी दुनिया से जो छाती ठोक ठोक के डील करी थी, सारी दुनिया को परेशान करके करी थी, सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में हलचल मचा के करी थी, वो कहाँ गई डील्स? सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंक दी। आपको पावर ही नहीं है टैरिफ। अब वापस 10% पे आ गए हैं। कहाँ 50% लगा दूंगा मैं, 150% लगा दूंगा मैं, 100%। तो कोई डील भी सौरभ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ होंगे, आए हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पर जब चाचा जी उसको पलट भी सकते हैं, जी चाचा जी उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, और चाचा जी उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। सो आई डू नॉट हैव एनी होप्स। जी क्योंकि आज जो हम आपको 3-4 अगले 3 दिन में कॉर्ड की मीटिंग भी है, बड़ा कुछ होता दिखेगा। जी पर डोंट डोंट गो गागा अबाउट इट। के बारे में बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। मैं तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मेरा मेरा ट्रस्ट जीरो है। क्योंकि 2016 से 2020 तक, सौरभ आखिरी बात कहूंगा, जी जी जब ये राष्ट्रपति थे अपने ट्रम्प 1.0 में, इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, 30,573 झूठ बोले। पहले साल में 6 झूठ, दूसरे साल में रोज के 16 झूठ, तीसरे साल में रोज के 22 झूठ, चौथे साल में रोज के 39 झूठ। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कर लीजिए आप, एग्रीमेंट करने हैं। देखिए वो सुबह जब नींद से उठेंगे तो कोई और डोनाल्ड ट्रंप होगा। जी तो इसलिए आई एम सॉरी, आई हैव नो होप्स। एब्सोल्युटली सॉरी फॉर बीइंग साउंडिंग सो पेसिमिस्टिक। क्षमा चाहूंगा कि मैं इतना निराशावादी इस पूरे विजिट से दिख रहा हूँ। ताजमहल देखें और फोर्ट वोर्ट जाएं, जयपुर में बड़ी घूमने की जगह है, फोटो वोटो खिंचवाएं। ठीक है, और गिफ्ट विफ्ट यहाँ लेकर आते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। वो तो बाकी जो एग्रीमेंट्स होंगे, वो साइन कितने दिन तक वैलिड रहते हैं, चाचा जी जाने। थैंक यू शाह साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, और आपने ट्रम्प को भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो आपने वो भी यहाँ पे बताया, वो बात एकदम सही लग रही है। और जो आपने एग्जाम्पल दिए बिल्कुल उससे व्यूअर्स भी समझेंगे, और व्यूअर्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये बातचीत में कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। आपको कुछ सवाल हो सूरज सर से तो वो भी जरूर लिखिएगा, तो अगली बार जब सर सर से कांटेक्ट करेंगे आपका सवाल भी लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस तक अपना समय थैंक देने। यू। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू।